भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धुरी थे। नेहरू जी के नेतृत्व में ही पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन का ध्येय बना। स्वतंत्र भारत की आर्थिक, कृषि, सामाजिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और विदेश नीतियों का निर्माण भी उन्होंने किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता नेहरू जी ही थे। 14-15 अगस्त की रात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए पंडित नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्विस्ट विद डेस्टिनी दिया। आइए सुनते हैं ट्विस्ट विद डेस्टिनी भाषण के अंश। कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद, खुद मुख्तार असेंबली होगी और ये असेंबली नुमाइंदगी करेगी एक आजाद, खुद मुख्तार मुल्क की। चुनाचे इसके ऊपर जबरदस्त जिम्मेदारियां आती हैं और अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरी तौर से महसूस न करें तब शायद हम अपना काम पूरी तौर से नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे मौके पर पूरी तौर से सोच समझ के इसका इकरार करें। और जो रेजोल्यूशन प्रस्ताव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो इस इकरार, इस प्रतिज्ञा का है। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं और हमारे दिल में भी रंज के टुकड़े काफी हैं। और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहां की गर्मी यहाँ तक आ रही है। खुशी पूरी तौर से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमें इस मौके पर हिम्मत से इन सब बातों का सामना करना है। न हाय हाय करनी है, न परेशान होना है। जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर उसको ठीक तौर से गाड़ी को चलाना है। आमतौर से जब मुल्क आजाद होते हैं काफी परेशानियों, मुसीबतों, खूंरेजी के बाद होते हैं। कुछ काफी ऐसी खूंरेजी हमारे मुल्क में भी हुई है और इस ढंग से हुई कि जो बहुत ही तकलीफदेह होती है। फिर भी हम आजाद हुए बाअमन तरीकों से, शांतिमय तरीकों से। और एक अजीब मिसाल हमने दुनिया के सामने रखी। आजाद हम हुए, लेकिन आजादी के साथ मुसीबतें और बोझे आते हैं, उनका सामना करना है, उनको ओढ़ना है। और जो हमने स्वप्न देखा था उसको पूरी तौर से असल बनाना है। मुल्क को आजाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था, वो काम पूरा हुआ। लेकिन गैर हुकूमत को अलग करके तो काम पूरा नहीं हुआ जब तक कि एक एक इंसान हिंदुस्तान का आजादी की हवा में न रह सके और उसकी तकलीफें दूर न हो और जो मुसीबतें हैं वो हटाई न जाएं। चुनाचे एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे काम का बाकी है और जब तक वो बातें पूरी न हो उस वक्त तक हमारा काम जारी रहेगा। बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं और उनके तरफ देख के कुछ दिल दहल सा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत आती है सोच के कितने बड़े सवाल पुराने जमाने में हमने हल किए, तो क्या हम इन और सवालों से दब जाएंगे? ताकत और गुरूर कुछ हमारा अपना शख्सी और व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन कुछ गुरूर है अपने मुल्क में, कुछ इत्मीनान है अपनी कौम की ताकत में, जिन लोगों ने इतनी मुसीबतें झेली। और इसलिए ये भी इत्मीनान होता है जो इस वक्त और परेशानियां और बोझे हैं उनको भी हम ओढ़ेंगे और उन सवालों को भी हल करेंगे। अच्छा है कि हम इस वक्त खास तौर से
इस बात को याद रखें इस आजादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत किस्म के लोगों का है, बहुत धर्म और मजहबों का है। किस तरह की आजादी हम चाहते हैं? हमारे तरफ से पहले भी ये कहा गया है, जो पहला रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पेश किया था उसमें भी कहा गया था कि ये जो आजादी हमारी है वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए है। हर एक हिंदुस्तानी को बराबर के हक, हर एक हिंदुस्तानी को उस आजादी का बराबर का हिस्सेदार होना है। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और अगर कोई ज्यादती करेगा तो ज्यादती को रोकेंगे, चाहे कोई हो। अगर किसी पे ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह से अगर हम चलेंगे तब हम इन बड़े मसलों को हल करेंगे। लेकिन अगर हम तंग ख्याली में पड़ जाएंगे तब वो मसले हल नहीं होते। Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. Peace has been said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. To the people of India,
whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. I beg to move, sir, that it be resolved that after the last stroke of midnight, all members of the Constituent Assembly present on this occasion do take the following pledge. At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land retain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. Members who are not present on this occasion do take the pledge with such verbal changes as the President may prescribe at the time they next attend a session of the Assembly. I beg to move, sir.